अनीश, अभी केमिकल क्रीम तो अभी खत्म नहीं होगा। वो अपने आप अभी उसका टेंशन मतलब टेस्ट में भी वही आएगा जो पढ़ाया गया है। उसका टेंशन मत लो, क्या आने वाला है, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट ही नहीं है, सीधा आईयूपीएच। हाँ, अभी यही चलेगा बहुत ऊपर। अभी ये भी बाकी है अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इस थर्मोकेमिस्ट्री में। लिखो पहले। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ हीट चेंजेस। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले और अभी में थोड़ा डिफरेंस आएगा। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। अच्छा, पहले कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था क्या? इससे पहले जो हम लोग करते थे उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था? नो सर। नहीं। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में कब कौन सा फॉर्म, द लॉज वोंट चेंज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो वो चेंज नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है। दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ processes as well as the chemical reactions, बट एट द सेम टाइम कुछ चेंजेस तो रहेंगे। जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होते हुए भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अभी रीजन बताऊंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस होते हुए भी इंटरनल एनर्जी का चेंज, इसका रीजन क्यों ऐसा होगा? बिकॉज तुम्हारा सर स्टेट चेंज आइडेंटिटी। कर रहा है। हाँ, आइडेंटिटी ही चेंज कर रहा है। आइडेंटिटी इज गेटिंग चेंज। तो अब वो काम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को अब कैसे डील करना है हम लोग को अब, तो इसमें सबसे पहले लिखो द सेम आइडिया of first law of thermodynamics is applicable here, is applicable to chemical systems। लेकिन थोड़े चेंजेस है, मतलब लॉ को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई टेल यू कि कहाँ चेंजेस है। तो पर लॉ का आपको, एप्लीकेशन चेंज होएगा। हाँ यस, लॉ चेंज नहीं होगा लेकिन उसका एप्लीकेशन का थोड़ा सा फॉर्म चेंज होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा जो बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जरूर देख लेना। अब फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लगेगा, वो हम लोग अब इसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं पहले, बाकी सब कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले मान लो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग को इतना मालूम है कि बेसिकली हम लोग अपना एक रिएक्टेंट है, इसको सिस्टम मान सकते हैं इनिशियल, और ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में। तो बेसिकली हम लोग काम वही कर सकते हैं, हम लोग जो जो बेसिक फॉर्मूले थे उसको अप्लाई कर सकते हैं। रिएक्टेंट को क्या मान सकते हैं? इनिशियल सिस्टम, ये सिस्टम मान सकते हैं, ये फाइनल। तो इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा ई क्या होगा बताओ? डेल्टा ई क्या होगा? सर इनिशियल स्टेट होना चाहिए ना। हाँ सॉरी, इनिशियल, वही इनिशियल स्टेट, सिस्टम का इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट प्रोडक्ट का। तो इस प्रोसेस में डेल्टा ई क्या होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इसमें इस chemical reactions में there are heat exchanges taking place. Now why does this take place? heat exchanges क्यों होते हैं, क्या रीजन है? Why does heat exchange take place? The energy changes, बताओ रीजन क्या हो सकता है, बताओ। टू ब्रेक रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स, टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन Energy मॉलिक्यूल्स। changes in chemical reactions are due to, क्योंकि आप
क्या कर रहे हो आप? पुराने बॉन्ड्स क्या कर रहे हो? पुराने बॉन्ड्स क्या कर रहे हो? ब्रेक कर रहे हो। और नए बॉन्ड्स क्या कर रहे हो? और न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग ये ठीक है सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है आगे बढ़ूं अब, जल्दी नोट करो। 1 minute. हो जाएगा बोल। डन सर। Done, sir. रुको सर। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है आप देखो, अब एक पॉइंट लिखो, हीट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, हीट ऑफ रिएक्शन में है क्या? मान लो एक सिस्टम है, कंसिडर एक सिस्टम कंसिडर करो जिसमें कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन से पहले हम लोग जो लैब में रिएक्शन करते हैं, बिफोर द रिएक्शन, तो सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब मेरा क्या, रिएक्टेंट, और सराउंडिंग्स जो है वो सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, मतलब हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लैब में करते हैं उसकी बातें की जा रही है। मान लो मैं एग्जांपल कितना ले लूं, से कितना ले लूं, 25 डिग्री से। चलो अच्छा मुझे बताओ, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा क्या होगा बताओ? व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स, टेम्परेचर जो होगा चेंज करेगा कि नहीं? कुछ समय के लिए टेम्परेचर चेंज करेगा कि नहीं? यस। क्यों टेम्परेचर चेंज करता है, इसका रीजन? यार नए बॉन्ड्स आपने एनर्जी दिया पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, कुछ नए बॉन्ड्स बने, तो आप ऐसे समझो कि पहले रिएक्टेंट अलग था, अब वो अपना स्टेट ही चेंज कर लिया, स्टेट इन द सेंस अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लिया। वो अब वो रहा ही नहीं, सी था O2 था, अब CO2 बन गया। CO2 का इंटरनल एनर्जी अलग है, सी और O2 का इंटरनल एनर्जी अलग है, और इंटरनल एनर्जी किस सब का फंक्शन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का। तो इसका मतलब जब रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे तुम सोच रहे होगे ना कि स्टार्ट हुआ होगा, तो आपको टेम्परेचर जरूर चेंज मिला होगा, बहुत हद तक टेम्परेचर चेंज मिलता है। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें होता क्या देखो, मान लो एग्जांपल, सपोज इनिशियली टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जस्ट तुमने स्टार्ट किया रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पर, सपोज द टेम्परेचर सिस्टम का फॉल करता है, मान लो, अब कुछ भी हो सकता है, फॉल कर सकता है, जा सकता है, सपोज अगर फॉल हुआ तो देखो अब इसमें होता क्या है, हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं प्रैक्टिकली लैब में, तुम कभी किए होगे तो फ्लास्क लेते हो, तुम टेस्ट ट्यूब लेते हो। नाउ इन सब सिस्टम्स में अगर टेम्परेचर सिस्टम का फॉल भी करता है तो सराउंडिंग तुमने कोई एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मल वॉल्स तो लिया नहीं। ठीक है, हम लोग लैब में जो यूज करते हैं, तो अगर टेम्परेचर पल भर के लिए थोड़े समय के लिए भी फॉल भी करता है तो तुरंत सराउंडिंग उसको क्या करता है? टेम्परेचर देता है। हाँ तुरंत हीट फ्लो हो जाएगा। हीट फ्लो हो जाएगा कहाँ से? सराउंडिंग फ्रॉम सराउंडिंग से। और वापस टेम्परेचर क्या रहेगा? वापस टेम्परेचर थ्रू आउट फिर से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर, और ऐसा नहीं है तुम बोलोगे रिएक्शन जब तक चल रहा है, पूरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रिएक्शन जब तक चल रहा है, ठीक है,
रिएक्शन खत्म हो रहा है तो हर इंस्टेंट ये हीट का फ्लो आदान प्रदान होते जा रहा है। अगर टेम्परेचर सिस्टम का फॉल हो रहा है तो हीट सराउंडिंग से आ रहा होगा, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हीट किसको दे देगा? सराउंडिंग को एनर्जी दे देगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? सर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना? हाँ, इक्विलिब्रियम पे। मान लो तुम ऐसे समझो कि जस्ट रिएक्शन के 10 मोल थे, मान लो, चलो सर अब लास्ट 10 मोमेंट पहले जो हुआ होगा तो ठीक है यार, जस्ट ऑन द वर्ज जब रिएक्शन खत्म होने वाला होगा उस समय भी मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल किया, ठीक है, छोड़ देंगे थोड़े समय के लिए, फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसे लिख ही देता हूँ लाइन, अगर रिएक्शन स्टॉप भी हो जाता है तो हीट कंटिन्यूज टू फ्लो until what happens, until the system Reaches thermal equilibrium. reaches the temperature of the surrounding। मतलब तुमको इसको जैसे मानना है, तुमको मानना है सर पूरा रिएक्शन कर लें और फिर वेट करें सराउंडिंग के लिए, वो भी मान लो, या तो सर हर इंस्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं और सराउंडिंग देते जा रहा है, वो भी मान लो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम दो मॉडल उठा सकते हो, तुम ये मान सकते हो सर क्या मैं पूरा रिएक्शन पहले कर लूं, पूरा गर्म हो गया सिस्टम, ठीक है यार, गर्म हो गया, एनर्जी दे दिया वापस, या तो फिर हर इंस्टेंट तुम मानते जाओ। मेरा मेन पार्ट ये है कि फाइनली इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। तो प्रोसेस को आइसोथर्मल बोलेंगे कि नहीं? आइसोथर्मल बोलेंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं? यस सर। यस, बिकॉज आइडेंटिटी हैज चेंज्ड। इससे पहले आप जो करते थे वहां पर गैस सेम था, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, वहां मोल्स चेंज नहीं करते थे, द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट गैस वाज सेम, but here the identity has changed. Carbon and oxygen will have a different internal energy in comparison to CO2. So my formula of del U is equal to Q plus W won't change because that is first law. But yes, implication has changed. आपसे कोई पूछेगा isothermal process है और internal energy reaction में del U is equal to 0, तुम बोलोगे statement is false despite the process being isothermal, अगर chemical reaction है। सबको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर अगर हर इंस्टेंट पे जितना सराउंडिंग सिस्टम लूज कर रहा है उतना सराउंडिंग उसको दे दे रहा है, तो हर इंस्टेंट पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही होगा। हाँ ठीक है, उससे भी कोई मतलब नहीं, उससे क्या उससे हुआ मतलब, ठीक है। सर तो हर इंस्टेंट पे टेम्परेचर सेम रहेगा ना? हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। अब वो भी मॉडल मान लो या जो मान लो, एक पॉइंट तो हमेशा है ना, फाइनली टेम्परेचर हर इंस्टेंट पर आपको प्रोसेस ओवरऑल क्या मान के चलना है कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल थ्रू आउट, टेम्परेचर हैज बीन सेम। क्लियर है? यस सर। है ना? कुछ अब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है हम लोग को क्या मालूम कि कैसे जा रहा है, बट इतना मालूम है कि हर इंस्टेंट तुम्हारा वो टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहेगा, नेट चेंज जीरो रहेगा। हाँ यस, वो जीरो ही रहेगा। मतलब मैं इस पूरे रिएक्शन को जब भी, मतलब कहने का मतलब ये, अगर तुमको क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन दिखाई पड़े टर्म, तो ये सोचना मत, खोजते मत रहना सर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है क्या, भाई वो आइसोथर्मल है, लिखेगा नहीं वो अजम्पशन है, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अच्छा अब एक चीज एक लिख लेते हैं, इज द केमिकल रिएक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस? आंसर यस यस। सर, सराउंडिंग रिजर्वायर है ना। हाँ, उसका टेम्परेचर में उस मत करना कि उसका टेम्परेचर उसके पास। डज द इंटरनल एनर्जी चेंज? यस। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, इसका भी आंसर यस। व्हाई? बिकॉज द आइडेंटिटी हैज चेंज्ड। आपको भी क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द चेंज। सर सुनाई नहीं दे रहा। उसको
और आप हो गया नोट? बोल रहे थे तो आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा था बीच में, बोल सकते हो क्या? मैं ये बोला कि आप आगे जा करके ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, व्हेन C+O2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2। सब कुछ रिएक्शंस में आप कर सकते हो, जबकि प्रोसेसेस क्या है? आइसोथर्मल है। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में दो टाइप के रिएक्शंस होंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्म। एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या बोलेंगे? अच्छा, हीट का फ्लो हो रहा है कि नहीं? ऑब्वियस बात, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर तुरंत रिएक्शन स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पर टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन उस टेम्परेचर डिफरेंस को तुरंत सराउंडिंग क्या कर लेगा? इज देयर, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड। हीट इवॉल्व्ड का मतलब क्या दिखाएं इसको? अगर डायग्रामेटिकली दिखाई दे जाए तो कैसा रहेगा बताओ? ये सिस्टम है, सराउंडिंग को मिलेगा हीट की सराउंडिंग से हीट आएगा? सराउंडिंग को हीट मिलेगा। याद है, कन्वेंशन सेम है। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम को क्या बोलेंगे? हीट रिलीज बाय द सिस्टम को क्या मिलेंगे? Q is negative। कौन है यार? ऐसे लोगों से ना एकदम ये लगता है, सबसे पहले पढ़ाई नहीं करना है तो आराम से नाम ये करो। Q नेगेटिव, ये क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा बताओ? एंडोथर्मिक और ये सराउंडिंग है, System will get heat. सिस्टम विल गेट। अच्छा, what will happen to the entropy of the surrounding in case of exothermic reaction? इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव। Yes, positive, very good। सर क्यू? अभी सराउंडिंग की बात कर सकते? हाँ, सर क्यू? अरे फॉर्मूला क्या था एंट्रोपी चेंज का? सॉरी सर, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग ना सर? हाँ सर। हाँ, सराउंडिंग, सिस्टम का नहीं। सिस्टम का एंट्रोपी तो चेंज कर भी सकता है, क्या करेगा मालूम नहीं, वो अब डिपेंड करता है। C+O2 का एंट्रोपी अलग है, CO2 का एंट्रोपी अलग है, क्या करेगा नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। आप क्या हो, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी एक ब्रेक हो रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है क्या? अभी ठीक है? नहीं अभी एंट्रोपी ठीक चेंज है, ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव, ठीक है ना? पॉजिटिव सबको क्लियर है ना? इसको एनर्जी मिला है ना? सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था? -Q/T, -Q ऑफ सिस्टम बाई। तो Q अगर नेगेटिव है तो हीट मिल रहा है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से तो एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सबको क्लियर है? सर इसका रिएक्शन हीट इज, हाँ बोलो। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हाँ बोलो, क्या एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है सराउंडिंग का? सिग्निफिकेंस के लिए आपको कहानी So your voice is breaking. आपका वॉइस यस किसी सर, क्रैक कर रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ग्रिप फ्री एनर्जी। अभी आवाज आ रहा है? क्यों पता नहीं क्यों ब्रेक कर रहा है। ठीक है, हाँ सर अभी आ रहा है। रुको रुको, बस रुको, मुझे 1 मिनट देना तो चेक कर लेता हूँ कनेक्शन। कोई बात। देखो अभी मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, बताना। हाँ सर अब सही है। हाँ सर अभी आ रहा है बस। बोलना कोई डाउट होगा तो मैं देख। हाँ सर वो बीच में आप बोल रहे थे ना कि सिग्निफिकेंस क्या है हाँ इसका, बताना तो कुछ अगर है तो, अपने हिसाब से थोड़ा लिख लेता हूँ।
हाँ बोलो क्या, हाँ सिग्निफिकेंस बोल रहे थे, सिग्निफिकेंस किसमें आएगा? सिग्निफिकेंस आएगा जब हम लोग करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लिया सब लोग? यस सर। अच्छा एक और चीज लिखते हैं। अच्छा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको जो सिस्टम है वो इनिशियली आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन वेसल क्या होगा? एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन वेसल गर्म होगा कि ठंडा होगा? सब कूल होगा, ठंडा होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? एनर्जी जैसी बाहर निकलेगा वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा ना। सर नहीं, एक्सोथर्मिक में तो हीट बाहर जाएगी ना, तो सिस्टम कूल होगी। Reaction vessel warms, cools. सर वेसल को सिस्टम में लिया है या सराउंडिंग में लिया है? सिस्टम में, पूरे वेसल सब। तो सिस्टम कूल होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, लिखो बता रहा हूँ। एक्सोथर्मिक में, हाँ एंडोथर्मिक में एक्सोथर्मिक, हीट होगा। हाँ हाँ। एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर, अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्ट, पहले इसको लिख लो, मैं भी इसको एंथैल्पी पे जाता हूँ आपको रिएक्शन clear हो। वेसल होता क्या है? कौन सा रिएक्शन वेसल? मतलब जिसमें सिस्टम, जो reaction रिएक्शन हो आप रही कर है। रहे हो, जो आप सिस्टम, जो रिएक्टेंट्स हैं। सर तो हीट लॉस हो रहा है तो नहीं रे, वैसा नहीं, रुको तुम पहले आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ अभी। आगे बढ़ो, तुम लोग उसको लिखो पहले। सर आप वो इस रेफरेंस में कह रहे हो जब भी टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएक्शन करते हैं तभी जब भी हीट इवॉल्व होता है तभी टेस्ट ट्यूब गर्म होता है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ यस, ये बोलना चाह रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब थोड़ा आपको, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका टेस्ट ट्यूब आपको जो भी है वो आपको गर्म दिखाई पड़ेगा। तो सराउंडिंग को इग्नोर किया, सिर्फ सिस्टम को अभी लिया। हाँ सिस्टम को ले रहा हूँ। रुको पहले इसको लिखो, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। अभी थोड़ा चीज और बताना है तो क्लियरिटी आएगा। डन सर। सर लेकिन जो इनिशियली ऐसे ही हो रिएक्शन जाएगा। वेसल है वो तो बाउंड्री है ना, वो सिस्टम भी नहीं होगा, सराउंडिंग भी नहीं होगा। अरे रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूँ यार, रिएक्टेंट्स, उसको सिस्टम मान लो, ठीक है ना। यस सर। वो रिएक्टेंट्स, जैसे कि मान लो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो जो एनर्जी है इनिशियली वो गर्म मिलेगा, बाद में हीट फ्लो तो हो ही जाएगा। अच्छा पहले एक सुन लो मेरा बात, एक बार सुन लो। मैं तुमसे एक सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ, देखो इधर ध्यान देना, इसको नोट मत करना, मैथमेटिकली देखो। मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसको नोट मत करना, इसको बस सुन लो। मान लो मैं ए और ए के, देखो डन सर। रिवर्स प्रोसेस ले लो ना सर एग्जाम। हाँ जी, मान लो ये वाला। अच्छा मान लो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10 जूल एनर्जी जाएगा इसको ब्रेक करने में, 20 जूल एनर्जी जाएगा इसको ब्रेक करने में। मान लो मेरे पास ए के 2 मॉलिक्यूल हैं, बी के भी 2 मॉलिक्यूल हैं। ये मेरा इनिशियली हालत है, ठीक है। मतलब मेरा बैलेंस हो जाएगा 2A2 मॉलिक्यूल करना है और मेरा 4AB बनाना है। अच्छा कैसे बनाओगा, सबसे पहले बताओ। तुमने मान लो, एक काम करते हैं, मान लो तुमने सिस्टम के, और एक काम करते हैं, हम लोग मानते हैं कि AB जब बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। और इतना तो मालूम होगा ना, ए और ए के बॉन्ड टूटे हैं, ए और बी के बॉन्ड बने हैं। मान लो 50 जूल का एनर्जी रिलीज हो रहा है, 50 जूल एनर्जी आपको निकलेगा। अच्छा आपको इनिशियली इस रिएक्शन को कराना है, इसको सुनना ज्यादा, मैथमेटिकल ज्यादा है, नोट कम करना, सुनना ज्यादा, ठीक है। मॉलिक्यूलर पे काम कर रहा हूं। मान लो मैंने इनिशियली सिस्टम को सराउंडिंग से 30 जूल का एनर्जी दिया। अब तुम बोल सकते हो 30 क्यों दिए हैं सर? 30 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, कुछ भी दे दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मालूम मैंने 30 दिया, ठीक है। इस 30 में से 10 जूल मान लो गया इस ए को ब्रेक करने में, ठीक है।
तो मेरे पास क्या हो गया, ए और ए के 20 जूल किसको ब्रेक करने में चला गया, बी बी को मान लो ब्रेक करने में। तुम बोल सकते हो सर यही मॉडल क्यों मान रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है यही 30 जूल तीनों पहले दो ए को कर दे, कर सकते हो। तुमको जो मानना है तुम घर जा करके आराम से रिसर्च करना, तुमको जो काम करना है आपको एक ही आंसर मिलेगा। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, आप जो मॉडल स्टार्ट करो, मैं आपको अगर दिखाना स्टार्ट करूंगा तो समय बीत जाएगा। मैं आपको एक मॉडल दिखा देता हूँ। मेरा एक सवाल है, हाँ क्या, तो समझो अगर मैंने ए और ए को किया तो 10 जूल बचेंगे, तो बी को कंप्लीटली करने के लिए 22 जूल्स लगे है ना। और सपोज हाँ। अगर मैंने 10 जूल ही दिया तो क्या होगा? कौन सा, अगर तुमने, बी को ब्रेक करने के लिए 20 जूल्स रिक्वायर्ड होंगे ना, तो हाँ अगर मैंने सिर्फ 10 जूल दिया तो क्या होगा, मतलब बी हो जाएगा क्या? हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि तो 10 और 10 वाला पार्ट है ना, तो इधर देखो वही बोल रहा हूँ मैं, सुनो ना भाई, सुनो ना ध्यान से, अपने आप आ जाएगा यार, जो जल्दी कूद जाता है तुम लोग। मैं बहुत पेशेंटली, मान लो ए और ए 10 जूल दिया, क्या तोड़ना चाह रहे हो, बी और बी तोड़ना चाह रहे हो, चलो बी और बी में कितने एनर्जी आपने तोड़ दिए, 30 जूल एनर्जी यूज कर लिया। ऐसे समझो पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया सराउंडिंग ने, कितना पैसा लगाया सराउंडिंग ने, 30 जूल 30 का जूल। पैसा लगाया एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। मैं इस मॉडल को ले रहा हूँ, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, पहले ए टूटेगा कि बी बनेगा। अच्छा, तुरंत ए और बी बना, ए और बी बना तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 50। ए और बी बना 50। अब ये 50 के पास फिर से दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है कि यार एनर्जी बाहर रिलीज हो जाए, या फिर ज्यादा बेटर तो मेरे ख्याल से वही होगा कि 50 जूल का एनर्जी तुरंत अब इस ए और बी को ब्रेक कर सकता है। अरे 50 जूल का एनर्जी ए और बी में एनर्जी रिलीज हुआ है ना, कितना 50, तो ये 50 किस में जाएगा, ए और बी को ब्रेक करने में। तुम्हारे पास कितना एनर्जी आ गया, याद रखना 30 रुपया लगाए थे सराउंडिंग से, कितना रुपया आपको अभी वापस मिल गया है, 100 रुपीज आपके पास है। अब आप एज ए बिजनेसमैन इस 100 रुपीज से आप क्या कर सकते हो, आप ए और बी के बॉन्ड्स को ब्रेक करो। तो 100 में से फिर ए टूट गया, फिर बी टूट गया। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, यस माइनस 30 गया। और एक्चुअली में ऐसा ही होता है, जो मैं मॉडल बता रियलिटी में ही ऐसा मॉडल है। वाई रीजन भी, इससे पहले हीट जाएगा, मैंने ना 4 मॉलिक्यूल लिया है, एक्चुअली में 4 मॉलिक्यूल नाम का चीज होता नहीं है, मैं मिलियन मॉलिक्यूल्स बना नहीं सकता हूँ, मैं 4 लिया हूँ, बहुत सिंप्लीफाई केस किया हूँ। और बी जैसी एनर्जी आएगा ये तुरंत इमीडिएट कांटेक्ट में और ज्यादा रहेंगे, तो तुरंत उनके साथ वो एनर्जी क्या करेगा, उनको तोड़ेगा, कर लेते हैं। तो 100 रुपया आपके पास मिल गया, उस 100 में एक काम करते हैं, फिर से ए को तोड़ देते हैं, एक और मॉलिक्यूल है ए को, तो 10 इसमें चला गया, दूसरे बी को तोड़ने में फिर 20 चला गया, कितने बच गए आपके पास, 100 में से कितने बच गए, 70 फिर से आपके पास बच गए, 70 आपके पास बच गए नॉर्मली। तो इसका मतलब वापस क्या हुआ, 70 बच गया, फिर ए और बी बना, ए और बी बना, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 100। अब इस 100 का क्या होगा, अब इस 100 का क्या सिस्टम क्या होगा पल भर के लिए, सिस्टम क्या होगा, इतना 170 जूल का एनर्जी जो इस सिस्टम का है उसके टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, गर्म होगा सिस्टम। और अगर गर्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे, तो मैंने बोला जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन जब स्टॉप हो जाएगा तो इतना का एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या कर देगा, सराउंडिंग को क्या कर देगा, बाहर दे देगा। यही है पूरा प्रोसेस। मतलब आपके लिए वो टाइम फ्रेम आपको मैंने जितना दिखाया तो 10 मिनट लगा, ये सब चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती हैं सब चीजें। तुमको लग रहा होगा मैंने दिखाया है सर 4 मॉलिक्यूल लिया है, बट रियलिटी में वो, इसलिए मैंने बोला रिएक्शन स्टॉप होता है, एक्स्ट्रा सिस्टम वो बाहर फेंक देता है। कितना क्यों रिलीज हुआ बताओ, क्यों कितना हुआ, कितना सराउंडिंग को कितना हीट नेट मिला बताओ, पहले से -30 रुपया अंदर डाला था, 100 रुपया अंदर में उसको मिला, क्लियर है, तो टोटल कितना एनर्जी उसको मिला होगा बाहर बताओ, 70 तो पहले से बचा हुआ था उसके पास, और साथ ही साथ 100 मिला, कितना मिलेगा बताओ,
सर लेकिन उस 70 में से 30 जूल भी तो लगेगा ना हाँ तो वही, हाँ बताओ तो कितना मिलेगा? 170 माइनस 30, नेट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब मिला होगा? क्यू 140। नेट कितना होगा? 140 होगा। अरे लिख सकता हूँ ये। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है, ये इस पूरे प्रोसेस का क्यू। सबको ये समझ में आया ये पार्ट? सर हाँ बोलो। वो जो आपने 100 रुपए वाला बोला, हम्म। बात जो 70 वाला जो पार्ट है ना, वो एक और बार समझाओ ना प्लीज। हाँ, कहने का देखो, पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी तो देना ही पड़ता है ना। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन सबसे पहले तो बच्चे को होता है, सर तब तो दुनिया में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही नहीं हो। सर एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको एनर्जी तो देना है। एक्सोथर्मिक का मतलब जब कोई क्यू बोल रहा है तो ऐसे समझो सराउंडिंग से आपने पहले कितना रुपया लिया अंदर? -30। हाँ समझो सराउंडिंग को नेट कितना रुपया मिला है, नेट उसको कितना रुपया वापस मिला। खुद ही सराउंडिंग बन जाओ। थिंक इन टर्म्स ऑफ अ मैन, यू आर इन्वेस्टिंग मनी। हीट कैसे सप्लाई की होंगे इनिशियली? आपने गर्म किया होगा, बंसन बना लाया होगा, 30 जूल का दिया होगा, ठीक है। -30 तुमने डाला, -30 का एनर्जी, ठीक है। -30 डाला, -30 में से अंदर में ही सब बातें हो रही हैं। 100 जूल आपके पास मिला, उस 100 जूल का आपने फिर से क्या कर लिया एज अ बिजनेसमैन? इन्वेस्ट कर दिया। किसको ब्रेक करने में? ए और बी को ब्रेक करने में। हाँ तो आपके पास अब कितना बचा? 70 बचा। 70 बचा, और ए और बी जब बने तो कितना बचा? 50-50, 100 जूल। सिस्टम गर्म हुआ, लेकिन फाइनली एट द एंड रिएक्शन जब स्टॉप हो गया तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसको मिल गया? सराउंडिंग को। तो इसका मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया? सराउंडिंग ने -30 लिया था और 170 उसको मिल गया, तो कितना मिला उसको? 140 जूल्स ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिला ना। हाँ सर। सबको समझ में आया ये पार्ट? यस सर। हाँ, सर ये जो तुमको सर ये जो चीजें आप मतलब 30 जूल जो दे रहे हो वो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना? हाँ वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तुम बोल सकते हो सर मैं 100 जूल दूंगा, तुम 100 जूल करके देख लो, आपको आंसर नेट 140 ही मिलेगा। आप करके देख लो, आपको आंसर नेट जितना उसको मिलेगा ना। मैं 30 का लिया हूं एग्जांपल, तुम कुछ भी करके देख लो, आपको नेट 140 ही मिलेगा। तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। एग्जांपल लिया है उसके हाँ। अंदर जो सराउंडिंग को हीट गया है वो 140। यस, नेट उसको 140 का एनर्जी, दिस इज क्यू। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसीलिए जो क्यू की बात की जाती है, दैट इज नेट आफ्टर एवरीथिंग। इसीलिए प्रोसेसेस नेट एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल बता रहा हूं, तुम ये भी मॉडल ले सकते हो, सर मैं ए को ब्रेक करूंगा, फिर ए को ब्रेक करूंगा, जो मुझे पैसा मिलेगा ए बनाने में, उसको बाद में मैं बी को ब्रेक करूंगा। तुम वैसे चलो, तुम ए बी ब्रेक करो, या तो तुम पहले पूरा ए बी ब्रेक कर दो, सबसे आंसर सेम आएगा। तुम वही मैं बोल रहा हूँ, तुम जो मॉडल करना आपको आंसर सेम आएगा। मैं आपको हर मॉडल दिखाऊंगा नहीं, बट आपको आंसर सेम आने वाला। सर हाँ बोलो। सर अगर हम 20 जूल ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तब कैसे होगा? क्योंकि बीबी बॉन्ड तो बनेगा नहीं। देखो 20 बीबी बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब तुमको सबसे पहले, इसका मतलब तुम और एनर्जी दो बीबी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तुम हीट तो कर ही रहे हो ना यार। सर या फिर 30 जूल वाली सफिशिएंट हीट ही देकर मैंने पहले ए के 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए। ब्रेक करो, हाँ ब्रेक करो। सर फिर 10 जूल ही बचा ना, तो 10 जूल बीबी बचा के तो अरे हीट दो ना अंदर से, तुम दे तो रहे हो हीट बी को ब्रेक करने के लिए। तुम मॉडल चेंज करना चाह रहे हो तो तुम 30 जूल मत दो, तुम्हारा काम 30 में नहीं होगा, तुमको एक्स्ट्रा और 10 जूल देना पड़ेगा। तुम्हारी नेट कितना हो जाएगा अब? सर मतलब जैसे जैसे मॉडल बदलेगा वैसे इनपुट हीट भी करो। बदलेगा। हाँ तो लेकिन मैंने बोला तुम मॉडल बदले हो तो इसका मतलब तुम हीट की हो, तो मॉडल अगर बदला है तो तुम, लेकिन नेट आंसर 140 है, तो करके देख लो। दूसरा, आप ना ऐसे समझ रहे हो 10 जूल मैंने 4 मॉलिक्यूल बनाया हूं यार, वहां पर मिलियन मॉलिक्यूल ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुमको एक मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, तुम एक रैंडम पार्ट लोगे। तुम मॉडल कर लिए मतलब तुमने बहुत डायरेक्टेड काम कर दिया ना। देखो सिंप्लीफिकेशन में एरर आता है तो इसलिए मॉडल चेंज करता है। पहला एरर, सर मॉलिक्यूल 4 लिए, प्रैक्टिकली में 4 नहीं रहते हैं, ठीक है, मिलियन बनाऊंगा नहीं। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, सर मैं एकदम तरीके से चलूंगा, पहले मैं ए तोड़ूंगा,
फिर मैं ए तोड़ूंगा, ऐसा भी नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, कुछ ए के भी टूटेंगे और कुछ किसके टूटेंगे, बीबी के भी। एक्चुअल सिनेरियो तो यही होगा। लेकिन अगर तुमने उस मॉडल को चेंज भी कर दिया तो ठीक है, तुम एनर्जी देते रहो, एनर्जी दो, कभी ना कभी बीच टूटेगा। तुम टोटल कितना एनर्जी पंप किए, तुम पहले से 100 डाल दो यार, तुम वापस 140 तक पहुंचोगे। घर में जाकर करके देखना, आपको कोई चेंज नहीं होगा इस फाइनल आंसर में। आप कुछ करके देख लो। सबको समझ में आया पार्ट? Sir, can you show the previous page once? ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपने सर स्टैंडर्ड स्टेप दिया है उसका लिख सकते हो क्या स्टेप? अरे नहीं यार, इसको मैथमेटिकली कुछ खुद कर लेना ना पड़ेगा एक बार। इसका क्या स्टेप लिखूंगा इसका, ठीक है खुद ही सर। देख लो ये तो खुद कर लेना इसका। तुम अपना घर में जाकर तुमको रिसर्च करना है तो आराम से कर लो, तुमको जितना देखना है। तुम जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो तुम डालो, एनर्जी देना पड़ेगा यार, तुम हीट कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट, वो सब काम तो आप कर ही रहे हो ना। आप रिएक्शंस कर रहे हो तो आप हीट दे रहे हो, लेकिन आपको नेट देखा जाए तो आपको एनर्जी इतना ही वापस, जब रिएक्शन हो जाता है तो आपको नेट इतना ही आपको सप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, अब इधर ध्यान दो। अगर तो इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, जनरली दो हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, उनमें कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज रहेगा। कर सकते कैसे? अच्छा, गैस के रिएक्शन, गैस के चेंज हो सकता है, CO2 है। प्रेशर कांस्टेंट है ना? कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशंस कांस्टेंट है ना? यस सर। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशंस अगर कांस्टेंट हैं तो इस केस में जो भी बाहर तुम अगर सराउंडिंग में तुम मेजरमेंट कर रहे हो, हम लोग करेंगे मेजरमेंट, उस साइंस को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। तुम मेजरमेंट करोगे तुम कितना एनर्जी हीट आदान प्रदान हुआ, ये तुमको डेल्टा यू मिलेगा कि डेल्टा क्यू मिलेगा? सॉरी, डेल्टा यू मिलेगा कि डेल्टा एच मिलेगा? डेल्टा एच। वाई? बिकॉज हम लोग किए हुए हैं कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पर जो चेंज होता है दैट इज डेल्टा एच। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी ये क्लियर है सबको? तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग जो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सबको यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग जो डेल्टा एच अभी लिखेंगे, व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे डेल्टा एच, जब भी हम लोग लिखेंगे डेल्टा, क्योंकि हम लोग रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर, तो दो कंडीशंस कांस्टेंट है। डेल्टा एच इज हीट एक्सचेंज अंडर विच कंडीशंस बताओ? कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा सीपी इंडिपेंडेंट। नहीं, प्रोसेस से मत मिलाओ, टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है। यस सर। केमिकल रिएक्शन में अगर आ गए हम लोग अंडर कितना कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस। केमिकल रिएक्शंस में बताओ क्या चीजें चेंज होती हैं? सर ये यूनिवर्सली ट्रू है ना फॉर एनी केमिकल रिएक्शन? हाँ, यस। ये तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो डेल्टा एच फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया था ना। तुम्हारा बस सिस्टम अपना आइडेंटिटी चेंज कर लिया है, बट आपका इंटरनल एनर्जीज पहले रिएक्टेंट का कुछ था, कुछ प्रोडक्ट का था। तो भाई इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है कांस्टेंट वॉल्यूम पर था, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम करोगे तो वो डेल्टा एच मिलेगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस में कौन सा चीज चेंज करता है बताओ? व्हाट चेंजेस? मोल्स। यस, आइडेंटिटी कैन चेंज। और क्या चेंज कर सकता है? मोल्स चेंज कर सकते हैं। एंट्रोपी।
हाँ एंट्रोपी मतलब आइडेंटिटी चेंज, तो आइडेंटिटी के जितने प्रॉपर्टीज हैं ये सब चेंज कर सकते हैं, मोल्स चेंज कर सकता है, मतलब आइडेंटिटी चेंज कर एक्सटेंसिव सकता है, प्रॉपर्टीज बदलेगी। यस वो सब चेंज कर सकता है। सबको ये क्लियर हुआ यहाँ पर? ये ठीक है, चलो नोट करो इसको। सर और कुछ चेंज होता है क्या? हाँ मतलब एंट्रोपी चेंज हो गया आइडेंटिटी के साथ, जो है और भी आगे देखेंगे। एंट्रोपी हो गया, हम लोग को तो एंट्रोपी मतलब है मोल्स है, वॉल्यूम, पहले कुछ गैस का वॉल्यूम था, बाद में कुछ गैस का वॉल्यूम हो गया, चेंज हो जाएगा। और मैं सबका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स धीरे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोग को दूंगा। पहले तो मैं आज एक चीज को तो खत्म करूं, मेरे पास 1 ही घंटा है, मैं कम से कम एक चीज तो पहले खत्म करूं। चल आगे बढ़ूं। अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच क्या लिखेंगे? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक के लिए क्या लिखेंगे? एंड व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच को ही बोलते हैं व्हाट? हीट ऑफ रिएक्शन। इस पूरे प्रोसेस में हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये डेल यू भी हो सकता था, डेल एच भी हो सकता था। हम लोग डेल एच ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जनरली कंडीशंस आर कैरिड आउट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। चलो क्लियर है सबको? नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अच्छा अब एक चीज बताओ सर, 1 मिनट। ठीक है? तो हम लोग ने अभी तक यहां तक किया कि थर्मोकेमिस्ट्री में जब रिएक्शंस होते हैं तो कुछ हीट के एक्सचेंजेस होते हैं। इसी हीट के एक्सचेंज को हम लोग क्या नाम देंगे? डेल्टा एच, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी हम लोग मान के चलेंगे। क्लियर है? अच्छा इधर ध्यान देना, मान लो ये रिएक्शन है, तुमने मान लो ये रिएक्शन कराया, ठीक है? इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मतलब क्यू, हीट ऑफ रिएक्शन क्यू, जो अपने सराउंडिंग को जितना एनर्जी मिला या नहीं मिला, ये मैं लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट एच एंथैल्पी ऑफ। अच्छा अब ध्यान से देना यहां पर, ऐसे लिख सकता हूं व्हाट इज दिस, व्हाट इज एच बार। जब भी मैं डालूं एच बार डाल लेना मोलर एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी मतलब कितने चीज का एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ H2 होगा ना? हाँ तो ठीक तो है, 2 into Fe। हाँ ठीक तो है, वाटर के लिए। हाँ वाटर के लिए वाटर बन रहा है ना। सर आपने एच बार लिखा, मतलब H2 नहीं लिखा। सर ओ सॉरी। अच्छा मैं 1 मोल का एंथैल्पी को कुछ मान रहा हूं। इस रिएक्शन में जो भी डेल्टा एच होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, लिख सकता हूं ना? अच्छा अब एक चीज देखना इसमें, अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है, ठीक है? सो उधर भी आपको एच डालना है ना, H2 पे। हाँ यार ये सब कर लेना मैं, ठीक है? अच्छा मैं क्या एंथैल्पी एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? एंथैल्पी तो एब्सोल्यूट नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। अब साइंटिस्ट लोग के पास, उनके पास ऑब्जर्वेशन था क्यू, मान लो उन्होंने किसी तरीके से क्यू निकाल लेते हैं, हम लोग उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं, मतलब उनके पास डेल्टा एच का वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है? डेल्टा एच उनको लगता है मैथमेटिकली अब करना स्टार्ट किए, देखिए अरे यार डेल्टा एच में ऐसे तो लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है,
दुनिया में ऐसा कुछ बना तो है नहीं जो कि मैं Fe का निकाल देता है एंथैल्पी, ऐसा कुछ तो ऐसा बना नहीं है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ। तो उन्होंने देखो थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने क्या बोला, दुनिया में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इसी पार्ट को ध्यान से सुनना, इसमें जितना समय लगेगा उसके बाद मैं डाउट्स ले लूंगा। मान लो उन्होंने काम किया, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 1 मोल का एंथैल्पी है। तो अगर किसी रिएक्शन में 2 मोल बन रहा है, इस रिएक्शन में 1 मोल Fe2O3 बन रहा है, 3 मोल H2 बन रहा है, तो 2 मोल Fe बना और 3 मोल H2 बना, 3 से मल्टीप्लाई कर, H बार मतलब मोलर। मान लो उन्होंने कोई एक ऐसा रिएक्शन लिखा कि अच्छा एक काम करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं, ये मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ और ये रिएक्शन लिख रहा हूँ। अब तुम बोलोगे सर यही रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्या इसमें है एप्लीकेशन, तो इसका खुद समझ में आ जाएगा सर एप्लीकेशन। हमें मोलर एंथैल्पी का वैल्यूज पता होता है, मतलब साइंटिस्ट नहीं मालूम, नहीं पता है ना, मोलर एब्सोल्युटली एंथैल्पी कैसे मालूम है किसी एक चीज का, नहीं मालूम है ना, यही तो प्रॉब्लम आया उनके पास। एंथैल्पी नाम का कोई चीज नहीं ना बोल सकते हो, व्हाट इज एंथैल्पी। हम लोग को इंटरनल एनर्जी नहीं मालूम है ना किसी चीज का, हम लोग बस चेंज निकाल सकते हैं ना। तो मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख रहा हूं, अभी तो क्लियर है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे लिख सकता हूं बताओ। मान लो इस रिएक्शन का, इसको मैं डेल्टा H1 मान लेता हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग यहाँ पर। डेल्टा H1 कैसे लिख सकता हूं बताओ, मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस हाफ इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ O2 लिख सकता हूं। लैब में आपने दूसरा रिएक्शन कराया, आपको इसका डेल्टा H2 भी मालूम है, डेल्टा H2, ठीक है। डेल्टा H2 क्या होगा बताओ, मोलर एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 माइनस क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, चेक करो। मैं इस इक्वेशन में वापस डाल रहा हूं, डेल एच किसके बराबर है, देखो लिख सकता हूं 2 इंटू H ऑफ Fe। H ऑफ Fe को कैसे लिख सकता हूं बताओ, मैं H ऑफ Fe को लिख सकता हूं यहां से कैसे, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये हो जाएगा काम करते हैं 2 इंटू H ऑफ Fe प्लस 3 इंटू पानी कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू डेल्टा H1। सर Fe और H2 के टर्म्स में पूरे को लेके आए। हाँ लिख रहा हूँ भाई, 3 इंटू डेल्टा H1 प्लस 3 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस 3/2 इंटू O2 लिख सकता हूँ माइनस 3 इंटू H2 माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल्टा H2। सर साइंटिस्ट को डेल H1 और डेल्टा अरे रुकना, सुनो ना, पहले सुनो आराम से, तुम लोग एकदम बच्चा टाइप पहले ही कूद लेता है, पहले मुझे कहानी खत्म करने दो। माइनस ऑफ Fe2O3 कैसे लिख सकते हैं बताओ, Fe2 कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल H2 माइनस ऑफ 3/2 एंथैल्पी, और ये आ जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ 2 इंटू, ये लिख सकते हैं। पहले मुझे बताओ, मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा, पहले मुझे बताओ मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। मुझे इसमें से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है बताओ, मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है, डेल्टा H1 डेल्टा H, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, मेरे पास ऑब्जर्वेशंस ये मैं मेजर कर सकता हूँ। सराउंडिंग में मैंने लिखाया था ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड इन द सराउंडिंग्स, तो मुझे ये तो नहीं मालूम है कि एब्सोल्यूट क्या है, बट मैं लिख सकता हूँ। बट इसमें तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे उन्होंने ऐसे लिखा डेल्टा H कैसे लिख सकते बताओ, ये कट गया कि नहीं, ये कट गया और ये भी कट गया, और H2 नहीं कटा, हाँ ऐसे ही भी कट गया, देखो ये कट गया। तो बेसिकली तुम्हारा 3 डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 बच गया। चेक करो तो कहीं कोई डाउट है तो इसमें पूछो पहले।
ये ठीक है? Yes, sir. अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, अब देखो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो रिएक्शन का डेल्टा एच है मेरा, ये जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, इसमें जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि हाइड्रोजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, आयरन, अगर मैं इनके कुछ एंथैल्पीज को कोई वैल्यू दे दूं तो मैं हमेशा किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकता हूं। तुम एक चीज चेक करना, कहीं भी दूर दूर तक ना आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ा ना Fe मिला फाइनल इक्वेशन। ये समझा क्या बोला कि फिर से रिपीट करूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में जब तुम वापस अगर देखोगे डेल्टा एच है, तो कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास डेल्टा H1 मौजूद होता और डेल्टा H2 मौजूद है ऑब्जर्वेशन वाइज, तो तुम डेल्टा H निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो उस रिएक्शन का। व्हाट इज डेल्टा H1? डेल्टा H1 इज H2O को जब बनाया जाता है, 1 मोल ऑफ H2O को जब बनाया जाता है, 1 मोल ऑफ H2O फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसको बनाया गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसके वैल्यू को अभी मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, अभी डिफाइन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेल्टा H1 इज नथिंग बट डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। डेल्टा H2 को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? Fe2O3। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर मेरे पास दुनिया में हर एक रिएक्शन का डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन मौजूद है कंपाउंड का, H2O का, Fe2O3 का, CO2 का, कोई भी उठा लो, तुम हर एक रिएक्शन का अगर तुम्हारे पास लैब में उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मौजूद है, तो तुम हमेशा किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हो। व्हाई? बिकॉज उस रिएक्शन में अगर तुम नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन और Fe का तो कोई रोल ही नहीं है। ये सिर्फ किस पर डिपेंड किया बताओ? Heat of formation. फॉर्मेशन पर डिपेंड किया और किसी पर डिपेंड नहीं किया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप H2 जो है उसके रिएक्शन को, अब आपको एब्सोल्यूट तो मालूम नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि हर एक कंपाउंड का जितना भी है, सबके जो, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो स्टैंडर्ड स्टेट, H तो मिलता नहीं है, H2, O2, Fe, सोडियम, इन सबको अगर तुम कोई वैल्यू डाल दो, जैसे जस्ट लाइक कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में mgh। mgh एब्सोल्यूट नहीं है, mgh एक्चुअली में क्या है? इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड में इसके एनर्जी को कितना मान लेते हैं? 0। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं, अब मुझे एंथैल्पी तो मालूम नहीं है हाइड्रोजन का कितना है, मुझे एंथैल्पी तो मालूम नहीं है O2 का कितना है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन, O2, दुनिया में Fe, जितने भी स्टैंडर्ड वाले एलिमेंट्स हैं, सबका अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन को एक वैल्यू दे दूं 0, तो मैं हर के एंथैल्पी को एक वैल्यू दे सकता हूं। जैसे H2O का मैं एक एंथैल्पी दे दूंगा, H2O का एंथैल्पी कितना लिख दूंगा? H2O का एंथैल्पी कितना लिख दूंगा? डेल्टा H1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1। Fe2O3 का एंथैल्पी वैल्यू कितना ले दूंगा? इस रिएक्शन करूंगा और इस रिएक्शन में मैंने Fe और O2 का क्या कर दिया है? 0 कर दिया है, तो एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 विल बी टेकन एज डेल्टा H2। So relative to, if I give the elements any value, now this value could have been anything. They thought कि 0 डाल देते हैं यार। 0 डालने से क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में अब मेरे पास सबके एंथैल्पीज में लिख दूंगा, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड है, बट मैं एक वैल्यू दे दूंगा। जैसे कि
पहले रिएक्शन में H2 plus half O2 gives you H2O, इसका डेल्टा H1 क्या होगा? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन इज एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस एंथैल्पी ऑफ O2, इन दोनों को 0 0 कर दो. It is assigned a number. Are they 0 actually? No. We have given them a number 0. तो हम लोग लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. अब बोलो क्या डाउट है इस पूरे, क्या डाउट है इसमें? सर इसमें हर बार कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं तो उसमें पॉसिबल है कि जो कंपाउंड है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें और वो कैंसिल हो जाए? यस, हमेशा वही, ये हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा कैंसिल होगा, प्रोवाइडेड अगर तुम हमेशा जिस उसका रिएक्शन में जो जो कंपाउंड्स हैं, उस रिएक्शन में जो जो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स का 1 मोल बनाओ फ्रॉम द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, हमेशा कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो, हाँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया क्या कि आपको बस स्टैंडर्ड स्टेट जो है, जो एलिमेंट्स का है, उनको आप वैल्यू डाल दो, उसके रिस्पेक्ट में आप सबके एंथैल्पीज डाल दो, और फिर आपको किसी भी रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा. आपको दुनिया में हर रिएक्शन का डेल्टा एच लैब में जा करके कैलकुलेट नहीं करना, आप ऐसे डायरेक्टली आप हीट ऑफ फॉर्मेशन के रिएक्ट, मतलब आप किस पर फोकस करो, आप सब कंपाउंड के हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शंस पर फोकस करो, आपको दुनिया में कोई भी रिएक्शन का मिल जाएगा डेल्टा एच. लिखूं मैं इसको, इस कहानी को लिखूं थोड़ा? अब बता अनुराग क्या डाउट है तेरा, क्या डाउट क्या था? नहीं सर समझ गया सर. डेल्टा HF जो है उसके लिए इनिशियल वैल्यू बस 0 कंसीडर करना है ना? हाँ, डेल्टा HF जो है उसके लिए हम लोग को इनिशियली H2 और O2 को कुछ मान लिया, उन्होंने H2 O2 को 0 क्यों दिया? H2 O2 में क्या खास बात है? और इस रिएक्शन को थोड़ा देखा कि अगर मैं 1 मोल बनाऊं, उस रिएक्शन में 1 मोल कंपाउंड अगर है, अब दुनिया में ऐसे थोड़े ना करेंगे, दुनिया में हर रिएक्शन हो गए, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, कुछ रिएक्शंस को आप मेजर भी नहीं कर पाते हो, हम लोग ना करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कैलोरीमेट्री में मेजर नहीं हो पाते, तो कैसे निकालेंगे यार, कुछ तो एक तरीका होगा. तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बांध दिया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कोई भी रिएक्शन है उसमें जो कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड को अपने एलिमेंट से बनाओ, उस प्रोसेस में उसका डेल्टा एच मेजर कर लो, और वही एंथैल्पी चिपका लो. एंथैल्पी वाटर बता दो, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी Fe2O3 का बता दो, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन. क्यों? बिकॉज उसके स्टैंडर्ड सेट को मैंने 0 कर दिया. मुझे दिखाने दो कहानी, इससे फिर हम लोग आगे इसको डेवलप करेंगे. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? सर ये आप बोल रहे थे ना कि डेल्टा एच को डिफाइन करोगे, वो नाम क्या है? हाँ वही कर रहा हूँ, अभी लिखने वाला हूँ. चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है. देखो इसको लिखो पहले, फिर इसके बाद डाउट्स लेंगे. इक्वेशन ये बताता है, अबव इक्वेशन हम लोग को ये स्टेट करता है, मैं जो बातें बोलना चाह रहा हूँ उसको मैंने लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, कि चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy of a reaction depends, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, depends only on the, इसको रेड में लिख देता हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन. अभी हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन भी करूंगा. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन द रिएक्शन. उस रिएक्शन में जो हीट कंपाउंड है बस उन्हीं पर फोकस करो. लिख सकता हूं ये पॉइंट, ठीक है. द चेंज, दूसरा चेंज इन एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन का, ये इंडिपेंडेंट है. किसके इंडिपेंडेंट है? ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स. सर मतलब एलिमेंट्स का एंथैल्पी 0 लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा. यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव. अगर एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स को कुछ वैल्यू डाल दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तो क्यों ना उसके वैल्यू को 0 डाल दें, क्यों ना आप उन पूरे स्टैंडर्ड वाले को, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास अब इसके बाद करेंगे, मेरे पास अभी आप लोगों को डाउट भी देखना है, तो बोले थे, क्यों ना उस वैल्यू को एक वैल्यू दे दें. जस्ट लाइक आपने पूरे अर्थ के लेवल को 0 मान लिया है, तो क्यों ना मैं एक स्टैंडर्ड स्टेट्स वाले को 0 डाल दूं. अच्छा अब आगे देखो, ठीक है. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं
एंड सिंस द एंथैल्पी चेंज, मैं जितनी बातें बोलना चाह रहा हूं उसको मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, हम लोगों ने क्या प्रूव किया, डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी रिएक्शन का अभी मैंने प्रूफ किया, उसका जो भी डेल्टा एच का वैल्यू होगा उस रिएक्शन उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दैट कंपोज द कंपाउंड स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन नेचुरल स्टेट है ना? हाँ नेचुरल स्टेट, वो भी अभी जाऊंगा इस पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो द नंबर्स तो मैटर करते नहीं, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को एंथैल्पी का तो वैल्यू मालूम नहीं है एब्सोल्यूट का, लेकिन हम लोग को इतना मालूम है कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जो हीट होगा दैट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर अगर मैटर नहीं करता है तो हम लोग सबको वी असाइन देम अ वैल्यू ऑफ 0। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूं, द एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट। हम नेक्स्ट क्लास यहीं से कहानी डेवलप करेंगे, ठीक है। ये स्टेबल स्टेट क्या होता है, व्हाट इज दिस, सबको अगले क्लास से हम लोग डेवलप करेंगे। आपने असाइन देम वैल्यू ऑफ के आगे क्या लिखा है? असाइन देम वैल्यू 0 डाल दो सबके वैल्यू को। तो इसका मतलब तुम सबके एंथैल्पीज को एक वैल्यू दे सकते हो कि नहीं, किसी भी कंपाउंड के एंथैल्पी को एक वैल्यू दे सकते हो कि नहीं। तुम क्या करो, एक मान लो एज अ केमिस्ट लैब तुम क्या करो, दुनिया में मैक्सिमम कंपाउंड्स है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन सही से लिखो, उसको मेजर करो न्यूमेरिकली, और वो उस एक नया टेबल बनाओ जिसमें कि जैसे मान लो तुमने पानी का किसी को एंथैल्पी निकालना है, तो क्या करेगा वो लैब में जाकर के, ये रिएक्शन करेगा, इसका डेल्टा एच निकाल देगा, और इस पानी का एंथैल्पी कितना फिक्स कर देगा, इसका 1 मोल बनाएगा, ध्यान देना इसका 1 मोल बनाया है, तो मैं बताऊंगा ऐसे ही करना है आपको, मैनिपुलेशन करना है आपको, उसका 1 ही मोल बनाना है तभी वो कटेगा। तो आप मान लो इसका एनर्जी आया, कुछ आ गया वैल्यू, तो ये मैग्नीट्यूड में इतना डाल दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन मान लो आया इसका 200 जूल्स एनर्जी रिलीज हुआ, तो 200 किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, इनके एंथैल्पी को कितना वैल्यू दे दिया 0, और ये जो भी वैल्यू आया इसको चिपका दिया, एक नया टेबल बना दिया, पानी का एंथैल्पी 200। सबको समझ में आया ये बात? हाँ है ना। ऐसे करके दुनिया में जितने कंपाउंड्स हैं उनका वो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेगा, कुछ भी उसको मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद दुनिया में कोई रिएक्शन हो रहा हो, उसके पास एक टेबल क्रिएट हो गया, वो आराम से उसका एंथैल्पी चेंज निकाल सकता है, डेल्टा एच आराम से निकाल सकता है। एक तो कैलोरीमेट्री से निकाल सकता है। प्रॉब्लम कैलोरीमेट्री में ये है, बहुत सारे रिएक्शंस आप नहीं कर सकते हो, दुनिया में इतने रिएक्शंस होते हैं, सबका आप नहीं निकाल सकते हो मेजरमेंट करके। आपको एक तरीका निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड का निकाल दो। आप क्या करो, आप सबका निकालो और एक ऐसा मेथड बनाओ जिससे आप दुनिया के हर एक का निकाल सकते हो, है ना। वही वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत तो ठीक ही है, अगर मेजरमेंट हो सकता है तो तुम ऐसे ही मेजर कर लो, लैब में जाकर मेजर कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, सबका एंथैल्पी को एक मार दिया, वैल्यू दे दिया, और सबको डेल्टा एच अब किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। बोलो कोई डाउट? ये ठीक है यहाँ तक? यस।
तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बताइए जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, जिनको डाउट है बताइए कौन सा डाउट। सर मैंने ग्रुप पे भेजे। ओ निखिल को ऐड करना है क्या? निखिल निखिल अभी नहीं आया ना? ओके ठीक। अच्छा पहला वाला क्या होगा? सर ये शायद से TWT का क्वेश्चन। हाँ ठीक। तो which of the following is true for reversible adiabatic process involving ideal gas? हायर गामा स्लोप निकाल दो ना। सर क्या होता है फॉर्मूला? आप बोलो। क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो, मतलब PDF फॉर्मेट पे? मेरे पास खुद ही नहीं है, देखो ना किसी के पास है तो किसी के पास से भेज दो ना। अच्छा P वर्सेस T मतलब dP/dt निकालना है ना? dP/dt निकालो कितना हो जाएगा बताओ। इसका क्या हो जाएगा बताओ। इसको एक काम पहले प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कर लो ना 1 माइनस गामा बाई गामा ln P इज इक्वल टू ln K। तो इसका मतलब 1/T dt तो dP/dt कितना हो जाएगा बताओ। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड स्लोप का कितना हो जाएगा बताओ। 1 माइनस गामा बाई गामा। अब चेक कर लो पहले ऑप्शन सही है कि नहीं। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या डाउट हो गया इसमें? गामा का वैल्यू ये कितना हो जाएगा बताओ। गैस विथ हायर गामा हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप हैज हाई मैग्नीट्यूड स्लोप कितना है? 1 माइनस गामा बाई गामा। गामा का वैल्यू 3/2 मान लो, ये बार गामा का वैल्यू 5/3 मान लो। किसमें ज्यादा आएगा बताओ? 2/3 - 1 3/5 - 1 किसमें ज्यादा स्लोप आ रहा है? सर हमें -P/D का वैल्यू नहीं पता ना। अरे वो तो ऑब्वियस बात है ना, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर सेम ही रखा होगा ना यार। सर असम्पशन है कि आपने कोई गैस को इवॉल्व किया होगा तो उसको इनिशियल स्टेट तो सेम ही रखा होगा ना। तो सर -P/D 0 और 1 के बीच में होगा तो फिर वो मतलब सर तो फिर जितना पावर छोटा होएगा मतलब उस पर डिपेंड करेगा ना। तो सबके लिए सेम रहेगा ना, सबके लिए सेम रहेगा ना, वो सबके लिए सेम रहेगा ना फिर वैल्यू। अरे P और T कुछ मान लो, वो तो सबके लिए सेम रहेगा ना वो वैल्यू कांस्टेंट वाला, आपको सेम ही आएगा शायद। क्या आंसर दिया हो इसका बताओ। अरे करके देख लोगे हो गया कि नहीं, समझा? यस सर। ये करके देख लो अपने हिसाब से तुम। P और T सब वो कुछ भी होगा, दैट फैक्टर इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। चलो और कौन सा है? अच्छा इसके लिए भी क्या करना है, नियॉन O2 SO2 एंड CH4। सर इसमें बी ऑप्शन में डाउट है। During step 2 heat given will be maximum for CH4। अच्छा सबको एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ सबका। सबसे ज्यादा गामा का वैल्यू किसका होगा बताओ। गामा वैल्यू अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप गैसेस के एटम बढ़ाते हो गामा वैल्यू क्या होते रहता है? डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब अगर सबके सब अगर सेम फाइनल वॉल्यूम पे जाएगा कॉजिंग द डिक्रीज, सबसे ज्यादा डिक्रीज किसमें होगा टेम्परेचर में, तो निकालना पड़ेगा। सर नियॉन के लिए होगा ना। नियॉन के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज। चलो देख लेते हैं। तो तुमको रिवर्सिबल और सबको अब क्या करना है, ऑल आर गिवन
टू रिस्टोर द ओरिजिनल टेम्परेचर आइसोकोरिकली। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस केस में आपको आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम है ना, तो करके देखो। अरे तो तुम तब तो बी आंसर दिया हुआ है क्या, बी आंसर? नहीं सर, सर मुझे ये डाउट है कि नियोन के लिए डेल्टा टी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका डिक्रीज मतलब सबसे ज़्यादा है और उसका सीवी सबसे कम है, तो फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है ना, तो फिर कैसे कंपेयर करना, वो सोच। फिर से बोलो ये रहा, ड्यू टू स्टेप 1 ओनली। सर जो हीट है तो वो आएगा Q इज इक्वल टू सर Q इज इक्वल टू CV डेल्टा टी आएगा ना। तो CV जिसका मैक्सिमम होगा और डेल्टा टी जिसका मैक्सिमम होगा तो उसके लिए हीट मैक्सिमम आएगा। सर पर CV सबसे ज़्यादा CH4 के लिए है और डेल्टा टी सबसे ज़्यादा नियोन के लिए, तो फिर वो कंपेयर कैसे करने का वो। ओ देखो, सर ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो तो हीट गिवन विल बी मैक्सिमम फॉर CH4 पूछ रहा है ना, देखो इसका सॉल्व करना पड़ेगा शायद, कि सॉल्व करके आ रहा है क्या इसका? रुकना, इसका देखना पड़ेगा यार। किसी को हुआ है क्वेश्चन एला कि नहीं हुआ है? सर वो स्टेप 1 और स्टेप 2 वाला क्वेश्चन है ना ये? हाँ अच्छा, टेम्परेचर सबसे कम किसका होगा? सही बात है, सबसे फाइनल वॉल्यूम में सबसे टेम्परेचर कम होगा नियॉन का, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्या दिया जा रहा है? तो आपको अब Q आपको चाहिए सर SO2 और CH4 का तो CV सेम रहेगा। नहीं चेंज करता है, नेचर बेस थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन ऐसे ठीक है, पॉली एटॉमिक नॉर्मल के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखने दो, रुको तो। इसका आंसर पक्का है ना? आंसर कितना दिया हुआ इसका? आंसर A and C। देखता हूं। और हाँ बोलो। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और फाइनल इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा ना दोनों का, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। हाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन मुझे बात ध्यान से देखना, तो क्वेश्चन में क्या बोलना तो चाह रहा ऑप्शन है? सी करेक्ट हो जाएगा ना सीधा? नहीं ऑप्शन सी तो सही है, ऑप्शन सी सही है, वो 2 पूछ रहा है। ड्यूरिंग द स्टेप 2 हीट आफ्टर स्टेप 1 ऑल आर गिवन। यार ये सबको इंटरनली टेम्परेचर सेम कर रहा है, तो इसका मतलब सर ग्राफ से कर सकते हो। ग्राफ से नहीं, ग्राफ से अगर करोगे तब उसका वो लॉजिकल पॉइंट है ना, ऑल आर गिवन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट आइसोकोरिकली, टेम्परेचर रिस्टोर करना है ओरिजिनल। ये क्या साइक्लिक वापस टेम्परेचर सेम आने का मतलब क्या? ये साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं है, प्रेशर हम लोग को नहीं मालूम है ना। सर साइक्लिक नहीं है, आइसोथर्म मतलब इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। अगर ऑप्शन डी साइक्लिक, डाउट है ना सर? हाँ अगर साइक्लिक होता तो हम लोग बोल सकते थे भी। इन्होंने कहीं साइक्लिक नहीं दिया है ना? नो सर। हाँ साइक्लिक नहीं दिया है, रुको।
साइक्लिक तो नहीं दिया, साइक्लिक होता तब शायद मेरे ख्याल से हम लोग भी बोल सकते थे, बस साइक्लिक दिया नहीं है। ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मैक्सिमम फॉर CH4। आइसोकोरिक है, ये बात तो सही बोले। ए और सी आराम से प्रूफ हो नहीं ए और सी हो रहा है, वो ठीक है, वो सी हो रहा है। बी वाला पूछो ना कि बी वाला कैसे पता लगाएंगे। ओहो, हो सकता है, अच्छा अच्छा, अरे यार तो ठीक तो है। तो बी वाला तो खुद ही बोल दिए, बी वाला तब क्या डाउट है? बी आंसर नहीं दिया है ना? Yes, sir, B is not the answer. हाँ तब तो ठीक है, तब मुझे तो लगा था बी सर दिया। वो गलत क्यों है ये बोल हाँ सकते सर, वो रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्योंकि वही सेम काम हम लोग वही, जैसे सीवी और डेल्टा टी के बारे में नहीं ना मालूम, सीवी और डेल्टा टी के बारे में नहीं ना मालूम किसमें ज्यादा हीट देगा। सर तो मैक्सिमम हो भी सकता है ना CH4 के लिए। लेकिन आपने अगर बोल दिया तो आप तो मान ही लियो ना इट विल मैक्सिमम। अरे आपको ये मालूम है कि मैक्सिमम हो सकता है, हो करेक्ट का मतलब आप ये बोल दियो ना कि मैक्सिमम हो रहा है। हाँ सर समझा। आपने तो ये मान लिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि बी को तो क्यों बोल रहा है कि ये, आप अगर मान लेते हो बी ऑप्शन है तो आप तो क्या मान लिए? आपने तो ये मान लिया कि इट विल बी मैक्सिमम। कैन ये बोल सकते हो क्या, जैसे डेल्टा टी है, नियॉन का टेम्परेचर सबसे नीचे है और अब मुझे आइसोकोरिक के लिए जाना भी है, मतलब बेसिकली मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मीथेन यहाँ है और नियॉन इधर है। ये पार्ट तो सही है, यहाँ तक तो मैंने बोला। उसके बाद तुमको अब क्या करना है, अब इसको यहाँ से सेम टेम्परेचर पे ले जाना है और मुझे मालूम ही नहीं है, रिस्टोर द ओरिजिनल टेम्परेचर है और आपके पास कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है तो आपको अच्छा प्रेशर किसका आता होगा बताओ? अगर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो कैसा प्रोसेस बनाएंगे? मुझे आइसोकोरिकली ले आना है ना मीथेन को। तो आइसोकोरिकली मतलब मुझे यहाँ पर इसका टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा मीथेन के लिए? ऐसे सर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। हाँ प्रेशर प्रोडक्ट, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। CV इसका ज्यादा है, डेल्टा इसका ज्यादा है, मैक्सिमम CH4 के लिए आएगा क्या? सर वो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करेगा, उसे बी आंसर नहीं दिया हुआ है, वही बोला वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। मुझे लगा तो बी दे दिया है आंसर, इसलिए मैं सोच रहा था, मुझे नहीं मालूम है, कुछ नहीं बोल सकते, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। चलो और बोलो कौन सा? इतने सारे डाउट ही हो गए आप लोग के। सर ये वाला आप थोड़ा सा समझाओगे? तुमको अब QNCV-DT है ना, CV CH4 के लिए तुमको वापस उसको, मान लो तुमने टेम्परेचर 500 से स्टार्ट किया और यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर आया 400, यहाँ कितना आया 100। तो अब 400 से वापस 500 अगर लाना है तो इसके लिए क्या लगाओगे? Q का वैल्यू, NCV डेल्टा T। डेल्टा T तो अब इसका ज्यादा है और CV किसका ज्यादा होता है? डेल्टा T नो डाउट मीथेन के लिए कम है, बट CV किसका ज्यादा है? CV भी तो मीथेन का ज्यादा है। सर आप एक कम। हाँ बोलो। फर्स्ट ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर किसके लिए मैक्सिमम होएगा? डिक्रीज इन टेम्परेचर तो ऐसे कर सकते हैं, TV Γ-1 इज अ कांस्टेंट, तो बेसिकली T इनिशियल V इनिशियल Γ-1 इज इक्वल टू 2 फाइनल 2V फाइनल Γ-1। तो V फाइनल किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 Γ-1, सॉरी T फाइनल ना, सॉरी T फाइनल। और तुमको मालूम है नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगा तो गामा क्या होता है? डिक्रीज। कर लो अब, क्या समझा? हाँ सर समझा। लेकिन वो मालूम नहीं बता सकते ना। साइक्लिक प्रोसेस होता तो मैं कुछ बता पाता, साइक्लिक प्रोसेस दिया नहीं है तो कुछ मैं नहीं बता सकता। सर ये पेपर आपने सेट किया था ना? इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। So can you explain D option? Which option? D, the last. आप फिर से एक बार दिखाओगे प्रीवियस पे? PV graph of CH4 and SO2 will be same. Q PV graph CH4 SO2 का सेम रहेगा फॉर ओवरऑल प्रोसेस। Why, क्या रीजन होगा?
सर गामा डिफरेंट होगा ना? हाँ डिफरेंट गामा होगा तो क्यों हम लोग सेम बोलेंगे, ठीक है ना? Why will gamma be different? बिकॉज नेचर इज डिफरेंट प्लस अच्छा, दिस ओ इज दिस एटॉमिक। नहीं, वो जनरल पॉलीएटॉमिक लगा देते हैं, बट नेचर डिफरेंट है थोड़ा, इसमें ज्यादा वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, थोड़ा सा नेचर में अलग आएगा ना। एग्जैक्टली आप जनरल लगा देते हो पॉलीएटॉमिक के लिए इतना, बट वैसा नहीं है, नेचर में डिफरेंट आएगा। Yes. CH4SO2 में, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। और कौन सा? अरे यार सब डाउट ही पूछ रहा है तुम लोग तो यार, क्या? अरे यार सब पूछ दिया ये लोग, पूरा पेपर ही पूछ लिया पूरा पेपर पूछ देता है ये ये लगता है कौन सा कर आसान वाला कर। सर आप सॉल्यूशंस भेज दो ना ग्रुप पे, वो पीडीएफ। हाँ वो ज्यादा बेटर है, तुम लोग पूरा ही पूछ। हाँ अरे यार ये सर, साइक्लिक प्रोसेस ABCD वाला, हाँ वो साइकिल सोल्यूशन भेजता हूँ तुम लोग के लिए, ऐसे तो तुम लोग पूरा ही पूछ देते हैं। या हर क्लास के लास्ट 30 मिनट्स आप ले सकते हो। ऐसे करेंगे तो सिलेबस कब होगा अनुराग? हाँ नहीं सर, PDF भेज सकते हो। हाँ वही PDF भेज देता ना, वही तो सिलेबस ही नहीं होगा फिर, सिलेबस भी तो करना है। अच्छा ये तो कर लेते हैं 5 मिनट, ये तो आसान है। इसमें क्या डाउट हो गया यार? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेम प्रोसेस में क्या डाउट हो गया? C और D कौन सा प्रोसेस है? C और D कौन सा प्रोसेस है? C और D इज एन आइसोकोरिक। कोरिक। तो इसका मतलब VT मान में कौन सा ग्राफ होगा? VT में कैसा लाइन रहेगा? V वर्सेस T वाले ग्राफ में कैसा लाइन रहेगा? Y एक्सिस में V है, कैसा ग्राफ रहेगा बताओ? सर पैरेलल टू X एक्सिस। तो ऑप्शन चेक कर लो, या तो B हो सकता है या तो C हो सकता C. है। हाँ ये तो सिंपल है यार, ये क्यों पूछ रहा है, इसको करो यार खुद से। जिसका भी डाउट है जाकर आप आराम से करिए, मतलब आप बहुत फाकी मार रहे हो, पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे हो। सर हाँ बोलो। हमने जो वो बी वाला ऑप्शन बोला था ना ड्यूरिंग स्टेप 2 वाला, वो NeO2 और SO2 में, सर उसका सर शायद से वो सही आ रहा है मैक्सिमम फॉर CH4। कैसे? तो क्योंकि सर डेल्टा यू जो प्रोसेस के लिए है वो तो सर 0 है, तो फिर डेल्टा Q यू 0 है, वही तो ये Q0 है, Y इज 0। सर क्योंकि ओ इनिशियल डेल्टा इंटरनल एनर्जी से, ओके रुको रुको रुको। अच्छा रुको एक चीज वो कर लेते हैं, हाँ इंटर साइक्लिक नहीं, डेल्टा U 0 है ना? हाँ हाँ रुको सर, रुको। फिर डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 का वैल्यू 0 आता है, और फिर सर उसमें उसको Q1 और W1 के टाइप्स में लिखा तो पहले प्रोसेस के लिए Q0 आता है क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और दूसरे के लिए वर्क डन 0 आता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा अच्छा रुको रुको, हाँ एक रुको रुको, उससे आंसर तो भी नहीं आया हुआ है ना, रुको रुको। अच्छा हाँ एक साइक्लिक डेल्टा यू टेम्परेचर चेंज, रुको एक काम करते हैं, रुको तो सर वर्क से करना पड़ेगा। नहीं कर लेते हैं। डेल्टा यू अगर 0 है तो ये बोलना चाह रहा है कि डेल्टा यू अगर पूरे प्रोसेस के लिए 0 है तो W प्लस Q 0 बोलना चाह रहे हो ना? नहीं सर, उसको दो प्रोसेस के लिए स्प्लिट करो सर, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 0 है और फिर W1 प्लस Q1 करके करो। ठीक है डेल्टा यू, अच्छा डेल्टा U1 कितना हो जाएगा? डेल्टा U1 हो जाएगा तुम्हारा W1 प्लस सर Q1 0 है, और इसके लिए क्या हो जाएगा? W2 0 Q2 0। ओके तो अच्छा ठीक है, Q2 हो जाएगा माइनस W1 ना? और सर W1 शायद से सर सबसे कम CH4 के लिए, तो वो करेक्ट होना हाँ चाहिए। रुको 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 रुको, ये वाला पार्ट जो है, हाँ रुको ये पार्ट तो सही बात है, ये तो लॉजिक सही बोला है, Q2 माइनस W1, Q2 इज W1, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? हीट गिवन विल बी, हीट गिवन बेसिकली Q2 नेगेटिव आ रहा है, तो हीट गिवन विल बी मैक्सिमम। CH4 है और नियॉन है ना? सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? CH4।
ये CH4 नहीं, रुको, शायद इन्होंने, अरे यार ये तो ठीक बोला, ये तरह से सोचा ही नहीं लकी, आप ये लगा सकते हो। रुको रुको, हाँ यार ये सही है, ABC होना चाहिए आंसर, सही सही। हाँ ये डेल्टा यूज, ठीक है ठीक है। आंसर बी नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है No, सर। sir. Only AC. नहीं यार, इसका तो शायद ठीक बोल रहे हो। वैसे हीट गिवन पूछ रहा है, यस। नहीं बी होना चाहिए आंसर, बी शुड बी द आंसर, ठीक है ठीक। अरे पहला वाला उसको थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, वो ये क्लिक नहीं किया, ये ए और बी है, देखो ये पार्ट था यहाँ तक, ये CH4 है, ये नियॉन है, क्लिक ही नहीं किया इस समय, ये सही बोला है। तो CH4 के लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक एडियाबैटिक, मुझे मालूम है कि डेल्टा U प्लस डेल्टा, एक बार एडियाबैटिक और आइसोकोरिक 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा CH4 का, प्लस डेल्टा, उसमें क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, सॉरी आइसोकोरिक में क्या होगा, Q0। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस Q, तो Q इज इक्वल टू माइनस W। और सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ तो CH4 का ही ज्यादा है। तो अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड से चलूं तो हीट गिवन पूछ रहा है, तो अगर हीट गिवन अगर पूछा जाए तो यस बी इज आंसर सही है। सॉरी यार, वो ABC सही होना चाहिए, वो नहीं दिया तो गलत है, फिर ABC शुड बी द आंसर। अच्छा इसके बाद कौन सा है तुम लोग का, उसको चेंज कर लेना, क्लिक नहीं किया यार सीधा, अच्छा था वो जो भी बोला है, ठीक था वो सॉल्यूशन। अच्छा मुझे पहले आसान वाले करने दो यार, ये हो गया। अरे यार तुम लोग तो सभी पूछ दिया यार। So will you send the PDF of तो solution? बहुत सारे हैं, you will not be able to solve all of them. हाँ वही तो यार, मैं इसको क्या किया जाए, मैं तुम लोग को अलग से बनाकर भेजता हूँ सोल्यूशन, बहुत सारे, तो पूरा ही पूछ दिया तुम लोग लंबा लंबा। एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, पॉसिबल है तो। हाँ सर। सर संडे, हाँ सब तो सर, पूछ ही दिया। क्योंकि TWT नहीं है अभी सर। हाँ सर, TWT 19 सितंबर तक नहीं है। ठीक उसमें है, आप सर देखता एडजस्ट हूँ। कर सकते हो कोई डाउट लेक्चर अगर पॉसिबल। ठीक है देखता हूँ यार, तो यार So एक you काम can send करूँ, the PDF and if you have सर doubts, मंडे को भी then लेक्चर नहीं होता है। सोल्यूशन लिखकर भेज दूँ, हाँ सर। हाँ सर वो भी चलेगा, सोल्यूशन कोई लिखकर प्रॉब्लम नहीं भेजता है। हूँ, और अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो वही पूछना, ज्यादा बेटर वही होगा ना, हाँ सर वो बेटर है। है ना, वो बेटर है ना यार, ऐसे करोगे तब तो हो जाएगा, खत्म भी नहीं होगा, और मुझे क्योंकि एक्स्ट्रा भी लूंगा तो यार डाउट के लिए क्यों लूं, फिर मैं सिलेबस नहीं बढ़ा दूंगा आगे। अगर मेहनत ही कर रहा हूँ तो सिलेबस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सोल्यूशन भेजता हूँ तुम लोग को, जैसा तुम लोग पूछ रहा है, मुझे लग रहा है पूरा सोल्यूशन ही चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग सोल्यूशन देखना, एंड ये पहला वाला सही है, वो भी सही होगा यार, ये क्लिक नहीं किया, जो भी बोला है सही बोला लास्ट में, वो ठीक है। हम लोग ने, क्योंकि डेल्टा U तो 0 है ना, टेम्परेचर वो माइंड में आया ही नहीं, मुझे लग रहा था कि आइसोथर्मली होना चाहिए तो ही टेम्परेचर डेल्टा U 0 लगा सकते हैं, बट वो टेम्परेचर रिस्टोर तो सेम ही कर रहा है, तो मैं ये भूल ही गया, तो वो क्लिक नहीं किया। बी इज ऑल्सो एन आंसर, यस वी कैन कैलकुलेट इट, बी इज ऑल्सो एन आंसर, ठीक है। वो अगर नहीं दिया है तो गलत है, मैं इसको आंसर लिखकर भेजता हूँ सब लोगों को, ठीक है ना। तुम लोग आंसर देखना, और अगर कोई डाउट हो तो उसके बाद मुझे पूछना, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन कि मैं पूरा इसको सॉल्व करूं, ठीक है। यस सर।